हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 24 मई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सागा दावा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम में। तो सिक्किम राज्य में अभी हाल ही में सागा दावा त्योहार 23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मनाया गया है। इस त्योहार को ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। हर साल तिब्बती बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन यह त्योहार मनाया जाता है। तिब्बती भाषा में सागा का मतलब होता है चौथा और दावा का मतलब होता है महीना। तो इस प्रकार से इसे सागा दावा बोला जाता है। सिक्किम राज्य के कुछ प्रमुख त्योहार भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे लिहावाब धुचैन महोत्सव, द्रुपका सेची महोत्सव, लोसार उत्सव, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, सोनम लोचर उत्सव, दसई, पेंग लिहाब सोल और टेटोंग लोरम फाट उत्सव और लोसुंग या नामसूंग त्योहार भी सिक्किम में मनाए जाते हैं। 2024 के प्रमुख त्योहार और महोत्सव भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे खोंगजोम दिवस 2024 मणिपुर में मनाया गया है। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा में मनाया गया है। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया गया है। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में। पोइला बैसाख उत्सव बांग्लादेश में मनाया गया है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में। तबी महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है और चाप चरकुट त्योहार मिजोरम राज्य में मनाया गया है। बात आई थी यहाँ पर सिक्किम की, तो सिक्किम की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। गंगटोक इसकी कैपिटल है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा यहीं पर स्थित है। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी सिक्किम राज्य में ही स्थित है। सिक्किम राज्य की सीमा भूटान, नेपाल और चीन से मिलती है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है भारत का जिसकी सीमा भूटान, नेपाल और चीन से मिलती है, तो वो राज्य है सिक्किम। और राज्यों में अगर हम बात करें तो इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करिए, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो पीडीएफ और नोटिफिकेशन आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा स्पेन। तो स्पेन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 99वां सदस्य बन गया है। आपको याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस की जो कल्पना है या उसका जो विचार है वो भारत और फ्रांस के द्वारा रखा गया था। 2015 में अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य बन सकते हैं। तो अब तक 119 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 99 देश ऐसे हैं जो इसके पूर्ण सदस्य बन गए हैं। ठीक है, तो 99वां देश अभी हाल ही में कौन बना है? स्पेन बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। स्पेन की बात आई है तो इसके बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल इसकी मैड्रिड है। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। करेंसी है यूरो। दोस्तों यहाँ पर आप स्पेन की लोकेशन देख सकते हैं। ये है स्पेन और ये है यूरोप महाद्वीप और ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य L1, जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम होगा सूर्य का अध्ययन करना। छत्तीसगढ़ का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? भिलाई में। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? खेवड़ा, गुजरात में।
और अडानी ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ में। केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नौका का नाम क्या है? आदित्य। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत 2024 में की गई है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। उत्तर भारत की सबसे बड़ी और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? चंडीगढ़ में। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली शेरपा कामी रीता ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है? आंसर हो जाएगा 30वीं बार। तो नेपाल के पर्वतारोही हैं कामी रीता, तो उन्होंने 30 साल में 30वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है और वो ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते पर्वतारोही हैं। उन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बना लिया है। कामी रीता 10 दिन में 2 बार एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं, यानी पिछले 10 दिनों में वो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुके हैं। पिछली बार 12 मई 2024 को ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। कामी रीता पहली बार कब गए थे एवरेस्ट के शिखर पर? 1994 में, जब उनकी उम्र 25 साल की थी। अभी हाल ही में भारत की काम्या कार्तिकेयन ने 23 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वह नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी है और वह मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं क्लास की स्टूडेंट है। इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 16 वर्ष। अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है ज्योति रात्रे। इनकी उम्र कितनी है? 55 वर्ष। एक अन्य नेपाली पर्वतारोही हैं पसांग दावा, तो वो 27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। हिमालय के महान हिमालय क्षेत्र में स्थित है माउंट एवरेस्ट। इसका शिखर बिंदु है 8,848.86 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 20 से 24 मई 2024 तक रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सभी संगठनों की साइबर रक्षा क्षमता को और विस्तृत करना। दोस्तों, भारत के सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान जी, तो उन्होंने 22 मई 2024 को साइबर सुरक्षा अभ्यास में हिस्सा भी लिया था। चलिए कुछ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है और इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। गगन शक्ति 2024 का आयोजन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है पोखरण, राजस्थान में। अभ्यास डस्टलिक का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है और इसका आयोजन उज्बेकिस्तान के टर्मेज नामक स्थान पर हुआ है। अभ्यास लामेतिये 2024 का आयोजन भारत और सेशेल्स के बीच हुआ है और इसका आयोजन सेशेल्स में ही किया गया था। IMT ट्रिलेट 2024 अभ्यास का आयोजन भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच हुआ है और इसका आयोजन तंजानिया और मोजाम्बिक में किया गया था। टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच हुआ है और इसका आयोजन भारत के पूर्वी समुद्र तट पर किया गया था। सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच पोर्ट ब्लेयर में किया गया था। समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच विशाखापत्तनम में किया गया है। 5वां धर्म गार्जियन एक्सरसाइज 2024 का आयोजन भारत और जापान के बीच हुआ है और इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। अभ्यास पूर्वी लहर 2024 का आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है और इसका आयोजन भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। तो ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइज आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को अभी हाल ही में 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारतीय मूल के खगोल शास्त्री हैं प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी, तो उन्हें अमेरिका के द्वारा प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रोफेसर कुलकर्णी ने मिली सेकेंड पल्सर, गामा किरण विस्फोट और सुपरनोवा और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज की है।
तो उनकी इसी उपलब्धि के लिए उन्हें 100 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम कुलकर्णी की बात करें तो वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भौतिकी, गणित और खगोल विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हैं। दोस्तों, कुलकर्णी के अलावा अमेरिका के वैज्ञानिक सुई ले थीन और स्टुअर्ट ऑर्किन को जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में 100 पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक पीटर सरनाक को गणितीय विज्ञान में 100 पुरस्कार प्रदान किया गया है। 100 पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और चिकित्सा और गणितीय विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया जाता है। इसमें वैज्ञानिकों को $1.2 मिलियन की राशि प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी। 12 नवंबर 2024 को हांगकांग में इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पर 2024 के विजेताओं को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। 2024 के प्रमुख पुरस्कार भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। पंकज कुमार चटर्जी को रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण को जल योद्धा पुरस्कार दिया गया है 2024 में। शशि थरूर को लीजन डी ऑनर के सेबेलियर सम्मान से सम्मानित किया गया है फ्रांस के द्वारा। गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। S सोमनाथ को KPP नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है। इसरो को एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो उन्होंने ये बताया है कि गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं। यानी कि जो गंगा नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई गई हैं, जिसमें सबसे अधिक गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग गंगा डॉल्फिन की आबादी है 2000। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई गई हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। दोस्तों, गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो गंगा नदी डॉल्फिन को ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है या इसे गंगा सुसु या हिहू कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। उत्तर प्रदेश का जलीय पशु कौन है? गंगा डॉल्फिन। 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना, बिहार में। बात करते हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान की, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। स्थापना वन्यजीव संस्थानों के संरक्षण और प्रबंधन के मामलों पर सलाह देने के लिए की गई है। इसका मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, जानवरों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक और रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या है 13,874। सबसे अधिक तेंदुआ हैं मध्य प्रदेश में 3,907। अभी हाल ही में हिम तेंदुआ रिपोर्ट को भी जारी किया गया था, तो इसके अनुसार भारत में तेंदुआ की संख्या है 718, जिसमें सबसे अधिक तेंदुआ हैं लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू और कश्मीर में 9। तो ये सभी संख्या आप नोट कर सकते हैं। टाइगर रिपोर्ट 2022 की अगर हम बात करें तो भारत में बाघों की संख्या है, यानी टाइगर की संख्या है 3,682 और सबसे अधिक टाइगर हैं मध्य प्रदेश में 785, फिर उसके बाद कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 टाइगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर हो जाएगा 3। तो अभी हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में 20 और 21 मई 2024 को किया गया है। तो इसमें भारतीय टीम ने 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हैं। तो भारत की मिश्रित रिले टीम ने 4x400 मीटर स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 3 मिनट 14.1 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ मोहम्मद अजमल, ज्योतिका श्री दांडी, आमोद जैकब और सुभा वेंकटेशन की भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं।
तो एलोडा कप 2024 में निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रेड बुल की मैक्स वेरस्टेपेन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी हाल ही में जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं, तो उन्होंने दूसरी बार अभी हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। थाईलैंड ओपन 2024 जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, तो इसमें सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। अभी हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की T20 400 मीटर स्पर्धा में दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पर आप दीप्ति जीवन जी को देख सकते हैं। दोस्तों, दीप्ति जीवन जी ने गोल्ड मेडल तो हासिल किया ही है, इसके अलावा एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। तो उन्होंने T20 400 मीटर स्पर्धा को 55.07 सेकेंड में पूरा किया है, जिसके कारण ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा रमेश बाबू वी। तो रमेश बाबू वी अभी हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य बने हैं। उन्हें अभी हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। रमेश बाबू भी 2020 से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। बात करते हैं केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की यानी CERC की, तो इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1998 को की गई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में सलीम जी पुरुषोत्तमन राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में निदेशक बने हैं। डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी BARC में माप विज्ञान के प्रमुख बने हैं। मोहन राजारमन महिंद्रा फाइनेंस के CRO बने हैं। जॉन स्लेबेन एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष बने हैं। संजीव पुरी CII के अध्यक्ष बने हैं। प्रदीप नटराजन IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक बने हैं। अभी हाल ही में मोहम्मद मोखबर ईरान के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। आंद्रे पेलोंकोविक क्रोएशिया के PM बने हैं। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष बने हैं। आंद्रेई बेलोसो रूस के रक्षा मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल का आयोजन किया है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा तेल रिसाव प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक प्रदूषण प्रतिक्रिया संगोष्ठी और मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। यानी कि अगर कभी तेल रिसाव होता है समुद्र में तो उसमें किस प्रकार से कार्य करना है, तो इसके लिए अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसमें तेल प्रबंधन एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी। इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला जहाज कौन था? तो उसका नाम था इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कोठार। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। तो भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करना और तस्करी को रोकने का काम किसका होता है? भारतीय तटरक्षक बल का। आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के DG राकेश पाल ने तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास इंडियन कोस्ट गार्ड शिप मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा चिली। तो जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली देश के एंटोफागास्टा क्षेत्र में समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर आटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो ये यहाँ पर आप वेधशाला देख सकते हैं। इसे विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस वेधशाला का लक्ष्य है उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डार्क एनर्जी और आदिम सितारों जैसे ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाना। दोस्तों, वेधशाला क्या होती है या ऑब्जर्वेटरी का मतलब क्या होता है? तो वेधशाला एक ऐसा स्थान होता है जिसका उपयोग स्थलीय, समुद्री या खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए
किया जाता है। बात करते हैं चिली देश की, तो यह दक्षिण अमेरिकी देश है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी सैंटियागो। राष्ट्रपति हैं गैब्रियल बोरिक। करेंसी है चिली पैसो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में और 2029 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। AFC की बात करें तो यह एशिया के देशों की फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है। AFC का गठन 1954 में किया गया था। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 39वां स्थान। कल के करंट अफेयर्स में इसका आंसर 36वां बता दिया गया था, जो कि गलत आंसर है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39वां स्थान। तो कल गलती हो गई थी, जिसके कारण इसका 36वां स्थान बता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में पियरे एंजेनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संतोष सिवन को। सील नागू किस राज्य के हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं? मध्य प्रदेश। आरतारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीकी देशों में किस रोग की वैक्सीन भेजी है? मलेरिया। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। वित्त वर्ष 2024 में बिजनेस ग्रोथ में PSU बैंकों में पहले स्थान पर कौन रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? UNDP के साथ। विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 23 मई को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कोविड-19 वैक्सीन निर्माता कंपनियों को डिस्कस करेंगे। तो कोवैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक और ICMR ने। कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट और ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के। रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन को बनाया है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। इसके अलावा कोवोवैक्स वैक्सीन को बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। कॉर्बोवैक्स वैक्सीन को बनाया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड हैदराबाद ने। और जाइकोव-डी वैक्सीन को बनाया है जाइडस कैडिला ने। इनकोवैक वैक्सीन को बनाया है भारत बायोटेक ने। और एनोकोवैक्स वैक्सीन को बनाया है ICR और NRC ने। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो वो है 25। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 25 बताया हुआ है। तो आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।